हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल करियर लैडर। हम अपना कोर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आपकी फ्रेंड, आपकी ट्यूटर। बाय प्रोफेशन मैं आपको ऑलरेडी अपना इंट्रोडक्शन लास्ट टाइम दे चुकी थी। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बाय एजुकेशन आई एम अ बीकॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट जेआईबी एंड सीआईबी सर्टिफाइड बाय आईआईपीएफ। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने कोर्स में लास्ट टाइम जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कंप्लीट कर चुके थे। थोड़ा क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट किया था रिगार्डिंग द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये सब हमने कंप्लीट किया था। आज हम इसका सेकंड पोर्शन कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम बहुत ही क्रूशियल डेफिनेशंस जो है अकाउंटेंसी की वो सब चीज़ें समझेंगे। तो let us just get started. Friends, if you have any doubt in this course, आप मुझे comment section में अपना comment दे सकते हैं. I will try to resolve those as soon as possible. All right, friends? Okay. तो let's just get started. तो हमारे पास सबसे पहला डेफिनेशन जो है वो है एसेट्स। आपने सुना होगा कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स इन अकाउंटिंग दो तरीके की टर्म्स यूज होती हैं। एक होता है एसेट, दूसरा होता है लायबिलिटी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अकाउंटेंसी में। एसेट्स हमारी वो चीजें होती हैं, वो रिसोर्सेज हैं जिनको एक एंटरप्राइज ओन करता है। ऑलराइट, जिनको एक एंटरप्राइज ओन करता है। ओन मतलब जिनको एंटरप्राइज अपने नाम पे, नाम एंटरप्राइज के नाम पे वो सब रिसोर्सेस हैं। ठीक है, ओके। तो दीज, इनसे क्या करेगा वो, ये रिसोर्सेस से वो करेगा क्या? ये रिसोर्सेस से वो आगे आइदर तो बिजनेस के लिए यूज करता है, नहीं तो इससे वो अपने फर्दर एसेट्स बनाता है। आई मीन और ऐसे रिसोर्सेस क्रिएट करता है जो कि उसके नाम पे बन सकते हैं। तो इसको फर्दर हमारे अकाउंट्स में दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, करंट एसेट्स एंड दी नॉन करंट एसेट्स। ओके, सी, देखिए, जो एसेट्स आप शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, जो जो एसेट्स आप शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रखते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हैं, जिनका फायदा एक कंपनी को शॉर्ट ड्यूरेशन। नाउ व्हाट इज शॉर्ट ड्यूरेशन? शॉर्ट ड्यूरेशन तो एक महीना हो सकता है, एक साल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल इट मे डिफर, राइट? तो अकाउंट्स में नॉर्मली एक साल से छोटे वाले जितने भी पीरियड होते हैं उनको हम शॉर्टर ड्यूरेशन कंसीडर करते हैं। ओके, तो वो रिसोर्सेज जो कि आप, एक बिजनेस ओन करता है, ऐसे रिसोर्सेज से और उन रिसोर्सेज से अपना बेनिफिट, अपना बिजनेस चलाता है, उन रिसोर्सेज को हम करंट एसेट कहते हैं, जो कि लेस देन 1 ईयर के लिए ओन करता है। जैसे कि, यानी कि एक पीरियड में, एक साल के पीरियड में उसका बेनिफिट जो है आउट ऑफ दैट एसेट, वो कंपनी को, वो बिजनेस को रियलाइज हो जाता है। रियलाइज मतलब उसका, मान लीजिए, लेट अस जस्ट टेक एन एग्जांपल। करंट एसेट में आप अभी एक टर्म समझिए, स्टॉक। एक सिंपल सी टर्म है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है? जो माल हम बेचते हैं। ठीक है, एक बिजनेस में जो माल हम बेचते हैं। लाइकवाइज हमने लास्ट अपने सेशन में हमने एग्जांपल लिया था कि हम एक पेन मैन्युफैक्चरर हैं। तो पेन मैन्युफैक्चरिंग में करती हूँ, तो मेरा स्टॉक क्या होगा? मेरा स्टॉक होगा पेन। अब उस पेन को मैंने मैन्युफैक्चर कर लिया, एक साल के लिए मैंने उसको अपने पास में रखा हुआ है। एक साल के अंदर में मैं अगर उस पेन को बेच देती हूँ, तो दैट बिकम्स द करंट एसेट, क्योंकि मैंने उसका बेनिफिट रियलाइज कर दिया, इस स्टॉक का बेनिफिट मैंने रियलाइज कर दिया है। ओके, बट इन केस अगर मैंने
कोई ऐसा रिसोर्स है जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर में रियलाइज होगा, उस एसेट को, उस रिसोर्स को, उस ओनर ओन्ड रिसोर्स को हम नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई करते हैं। यानी कि मोर देन 1 ईयर का जो एसेट होता है जिसका बेनिफिट रियलाइजेशन मोर देन 1 ईयर में होगा, तो हम उसको नॉन करंट एसेट क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इस स्टॉक को रखने के लिए मैंने एक गोडाउन ओन कर रखा है। मैंने एक गोडाउन, मेरे नाम पे एक गोडाउन है, मैं एक पेन मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने एक गोडाउन खोला हुआ है। तो उस गोडाउन को मैं किस में क्लासिफाई करूंगी? मैं नॉन करंट एसेट में उसे क्लासिफाई करूंगी। All right, friends. So you have got this point that what assets are. These are the valuable and the economic resources of an enterprise. Of an enterprise means of a business. These are the resources of the business out of which the company will realize the benefits. All right. Either they will be used for business or they will be used for further assets generation. All right. So these assets can be broadly classified into current assets and non-current assets. Current assets are those assets which are for shorter duration. The benefits would be realized within 1 year, while the non-current assets will be for longer duration, normally more than 1 year. Okay, तो हमने उसका एक एग्जाम्पल अभी पढ़ा, नॉन करंट एसेट का स्टॉक। स्टॉक का मतलब भी मैंने आपको समझाया। स्टॉक का मतलब होता है कि जिन गुड्स को, जिन सामान को, जिन माल को मैं एक से, जिनमें मैं बिजनेस करती हूँ, उस बिजनेस के जो गुड्स होते हैं, जो स्टॉक, जो माल होता है, उसको हम स्टॉक कहते हैं। ऑलराइट। जबकि नॉन करंट एसेट का हमने एक एग्जांपल पढ़ा, बिल्डिंग या गोडाउन प्रीमिसेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर इन केस हम इस जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसी के अंदर में और भी हम फर्दर जब एसेट्स को क्लासिफाई करते हैं, तो वी गेट दैट देयर आर टू अदर क्लासिफिकेशन आल्सो, tangible asset and intangible asset. Tangible asset are those asset which can be seen, which can be touched, which can be felt. ऑल राइट। तो वो जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, ऐसे एसेट्स को हम लोग टैंजिबल एसेट्स कहते हैं। जबकि ऐसे एसेट्स जिनको, ऐसे ओन्ड रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं, उनको आप इनटैंजिबल एसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो जब आप टैंजिबल एसेट्स पढ़ते हैं तो इसके अंदर में आप अगर एक एग्जाम्पल देखेंगे, तो जो टैंजिबल एसेट में, जैसे मैंने आपको गोडाउन का एग्जाम्पल दिया, तो दैट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ टैंजिबल एसेट। और द कार विच इज ओन्ड बाय अ कंपनी, में मेरी कंपनी जो लेने ले जाने के लिए और रॉ मटेरियल लेने ले जाने के लिए अगर कोई तरीके का ट्रक ओन करती है, तो दोज विल बी टैंजिबल एसेट। जबकि जबकि लेट अस फॉर एग्जाम्पल टेक वन नेम, रेनॉल्ड्स। मैं रेनॉल्ड्स का पेन बेचती हूँ। नाउ दिस ब्रांड नेम ऑफ रेनॉल्ड्स, क्या ये, इसको कोई टच कर सकता है? क्या इसको कोई देख सकता है? नहीं। बट द पॉइंट इज कि रेनॉल्ड्स अपने आप में ही एक ब्रांड नेम है, अपने आप में ही एक एसेट बन चुका है, जो कि आप कल को आप जाते हैं, आप इसको मार्केट में आप जाते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे रेनॉल्ड्स का पेन दीजिए। ऑलराइट। तो इस तरीके से कंपनी अपने ब्रांड नेम से ही एसेट्स जनरेट कर रही है, अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। तो इस तरीके के एसेट्स को हम लोग इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। एंड दिस रेनॉल्ड ब्रांड नेम इज नेम्ड एज गुडविल। ओके, तो इनटैंजिबल एसेट के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? गुडविल, कंपनी का नाम, ठीक है, जैसे कि रेनॉल्ड्स। कोई पेटेंट आपने अपने नाम पे लिया, जैसे कि आपने कोई पेन बनाया, विच पेन हैज़ अ हिडन कैमरा ऑल्सो, एंड आप पहले बार उसके मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में, आपने अपने नाम पे उस एसेट का, उस पेन का रजिस्ट्रेशन कराया, आप उसको पेटेंट कराएंगे। ठीक है, तो जब आप पेटेंट कराएंगे तो उस पेटेंट को आप
इंटैंजिबल एसेट में क्लासिफाई करेंगे। सिमिलरली आपने ट्रेडमार्क्स का नाम सुना होगा, तो ये भी एक ऐसे एसेट है जो कि देख नहीं सकता है कोई, ये जस्ट एक रजिस्ट्री टाइप ऑफ थिंग्स होते हैं, तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं अंडर टैंजिबल एसेट। ओके, एंड तो this thing you got that the assets can be classified into current, non-current, tangible, intangible asset. All right, now coming to the next point, which is liabilities. See, मैंने आपको बताया कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट थिंग इज एसेट, जिनसे हम बिजनेस ग्रो करते हैं, बिजनेस बढ़ाते हैं, वो एसेट जिनको मैं, वो चीजें जिनको मैं ओन करती हूँ, दोज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस, ऑफ एन एंटरप्राइज, एंड I will generate more business, more output out of it. Okay. But what are liabilities? Liabilities वो देनदारी है, वो देनदारी है मेरी, जिससे जिसे बिजनेस को पे करना है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को मेरी देनदारी है ये। ठीक है, उनको हम क्लासिफाई करते हैं करंट लाइबिलिटीज में। अब जैसे हमने एसेट्स का क्लासिफिकेशन किया करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में, सिमिलर वे से हम करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी भी क्लासिफाई करेंगे। तो जैसे आपने उसके अंदर पढ़ा विच इज मोर देन 1 ईयर, तो वो होता है आपका नॉन करंट एसेट। सिमिलर वे से कोई ऐसी लाइबिलिटी जिसे आपको 1 साल से ऊपर में पे करना है, तो उसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टर्म लोन लिया। व्हाट इज टर्म लोन? मैंने एक ट्रक खरीदा है अपने पेन को ले जाने के लिए, ठीक है, लाने ले जाने के लिए उसके रॉ मटेरियल्स को। अब इस ट्रक का कॉस्ट है 20 लाख रुपए। अब इस 20 लाख रुपए के लिए मैं बैंक के पास जाती हूँ, वो मुझे 10 साल का लोन देती है, 10 साल का लोन देती है, एंड दैट 10 years लोन विल बी द टर्म लोन। अब ये 10 साल का है, तो दैट मीन्स इट इज नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, वाइल अगर मान लीजिए मैं पेन बनाती हूं, मुझे इसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल खरीदना है। मान लीजिए मुझे पेन का प्लास्टिक खरीदना है, पेन के अंदर में इंक भरना है, तो इन सब के लिए, इन सबको हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। अब इन रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जब मैं मार्केट में जाऊंगी और वहां पे मैं एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर के पास में जाती हूँ, उससे बोलती हूँ कि मुझे आप उधारी पे माल दे दीजिए। वो मुझे उधारी पे माल दे देता है, लेकिन वो कहता है कि आप मुझे 3 महीने में ये पैसा वापस कीजिए। तो जब वो मुझे 3 महीने में वापस करना है, तो दैट बिकम्स करंट लाइबिलिटी बिकॉज इट इज लेस देन 1 ईयर। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा टर्म लोन, वाइल इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा ऐसे जो उधारी पे माल देते हैं। ठीक है, जब मैं बिजनेस कोई माल उधारी पे लाऊंगी, तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। ओके, जबकि इसी का उल्टा एग्जाम्पल हम अभी पढ़ेंगे आगे। एक उल्टा टर्म होता है जब मैं बिजनेस में उधारी पे माल बेचूंगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि जब मैं उधारी पे माल लाऊंगी तो उसे मैं कहूंगी क्रेडिटर्स। ठीक है, एंड उसे हम क्लासिफाई करते हैं करंट लायबिलिटीज में। आई होप आपको अभी तक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिसीट्स। रिसीट्स या फिर हम इसे इनकम भी कहते हैं। पेन को बेचने से जो मुझे जो भी मुझे कमाई होगी उसको मैं कहूंगी इनकम या रिसीट्स। ठीक है, तो जो भी पेन या मेरे, मैं एक पेन मैन्युफैक्चरर हूं, जो भी मेरे पेन को बेचने से मुझे कमाई होती है उसको मैं रिसीट्स या इनकम कहती हूँ। ओके, नाउ आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। रिसीट्स को भी हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसीट, सेकेंड इज कैपिटल रिसीट। व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स जो कि आप नॉर्मल
नॉर्मल बिजनेस से कमाते हैं। माइंड दिस टर्म, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, पेन मैन्युफैक्चरर हूँ। अगर मैं पेन बेच के कोई चीज कमाऊंगी तो दैट विल बी माय रेवेन्यू रिसीट। जबकि मैं एक पेन मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास में एक गोडाउन भी था। मुझे लगता है कि मेरा गोडाउन जो है वो बहुत बड़ा है, मैंने आधा गोडाउन जो है वो बेच दिया। This is my normal course of business? No, it is not my normal course of business. So it has occurred by other than business operation activity, and hence it becomes capital receipt. Okay? तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंसेस समझ आए होंगे। जो आपके नॉर्मल ऑपरेशन से आता है उसको आप रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, रेवेन्यू की कमाई। जबकि अगर कोई कैपिटल अदर देन बिजनेस रिसीट से आता है तो उसे हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा खर्चा होता है, जो हमारा खर्चा होता है किसी बिजनेस का, उसे हम एक्सपेंसेस में क्लासिफाई करते हैं, उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। तो जो मेरा कॉस्ट इनकर हुआ फॉर अर्निंग द रेवेन्यू विल बी एक्सपेंसेस। जैसे कि मान लीजिए एक पेन बनाने के लिए मैंने एक फैक्ट्री रेंट पे ली, मैंने अपने लेबर को वेजेस दिया, मैंने अपने मैनेजर्स को सैलरीज दी, मैंने लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस किया। ये सब क्या होगा? ये सब हमारा होगा एक्सपेंसेस। ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। इसी के पैरेलली एक शब्द हम पढ़ते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर में बहुत डिफरेंस नहीं है। एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर बोथ मीन खर्चा टू अर्न द रेवेन्यू। ओके, बट जब हम इसे फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या हम ये भी कह सकते हैं एक्सपेंसेस। द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी दोज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए खर्चा आपका होता है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, तो इसका क्या मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मल बिजनेस के लिए नहीं है। नो, दिस इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि ये भी आपके नॉर्मल कोर्स में ही होते हैं, लेकिन जो स्ट्राइकिंग डिफरेंस है बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो ये है कि ये बेनिफिट जो है, ये एक्सपेंडिचर जो बेनिफिट्स आपको देंगे कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू, ये मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट देंगे आपको। ऑलराइट, तो वो एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट आप 1 साल से ऊपर के लिए लेते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम कैपिटल या डेफर्ड रेवेन्यू में क्लासिफाई करते हैं। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप ये समझिए कि रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये डिफरेंस है कि the benefits out of this will be derived within 1 year, while the benefit in capital expenditure will be derived for more than 1 year. मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लिख के दिया हुआ है, डेट इज रेंट एंड इंटरेस्ट। जैसे कि रेंट आप 1 महीने का ही देते हैं, 1 साल के लिए भी देंगे, एक उसका बेनिफिट आप कितने टाइम पीरियड में लेते हैं, उसका बेनिफिट आप 1 साल के विद इन ही ले लेते हैं। डेट इज 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आप उसका बेनिफिट obtain कर लेते हैं। तो द अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी द एक्सपेंडिचर फॉर which the benefit will be received over a period of time. ठीक है, लेकिन नाउ व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? नाम से ही समझ आ रहा है, डेफर्ड। डेफर्ड मतलब जिसको आपने आगे खिसका दिया। जैसे कि
ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको समझाया ना कि जो खर्चा आप नॉर्मल ऑपरेशंस को रन करने के लिए करते हैं प्लस उसका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर अंदर ही रियलाइज होगा, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी, मेरा ट्रांसपोर्टेशन, मेरा रेंट, मेरा सैलरी, मेरा वेजेस, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जबकि आप अगर इसी चीज से कोई एसेट जनरेशन कर लें, या एसेट जनरेशन मैंने आपको समझाया एसेट का मतलब क्या था, तो एसेट जनरेशन कर ले, कोई आप एसेट बना लें या फिर आप इसको 1 साल से ऊपर के बेनिफिट रियलाइज करें, तो हम उसको 1 साल से ऊपर तक आपको मिलता रहे उससे बेनिफिट। मान लीजिए मैंने एक गोडाउन बना लिया, मैं एक पेन मैन्युफैक्चरर हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, तो मैंने एक साइड से गोडाउन बना लिया। उस गोडाउन पे मैंने एक और सेकंड फ्लोर खड़ा कर दिया। इस फ्लोर से मेरा जो इनकम रिसीव होता है, इस फ्लोर को बनाने के लिए जो मेरा खर्चा हुआ है, क्या वो मेरा नॉर्मल कॉस्ट में हुआ है? नहीं, मैंने तो उससे एक एसेट बनाया है, और उस एसेट को मैं बेनिफिट कब तक डिराइव करूंगी? लाइफ लॉन्ग डिराइव करूंगी, एंड दैट इज व्हाई ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ओके, जबकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी आपको बेनिफिट मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है, लेकिन ये खर्चा आप नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए करते हैं। जैसे कि इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। मान लीजिए मैंने अपने पेन की एडवर्टीजमेंट के लिए सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया। नाउ सचिन इज चार्जिंग मी 1 करोड़ रुपी, लेकिन क्या सचिन की एड 1 साल से अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगी? नो, मैं सेम एड को 10 सालों तक चलाती रहूंगी। तो ऐसे ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम बार बार एक शब्द समझ सुनते हैं, ट्रांजैक्शन। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? हमने शायद लास्ट लेक्चर में भी इसको कंप्लीट किया था। ट्रांजैक्शन एक ऐसा इवेंट which should be primarily economic in nature, जो कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक होना चाहिए, जिसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसी ऐसी घटनाओं को हम लोग अपने अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ना अकाउंट क्या है? अकाउंट अगर आप लोगों में से किसी ने कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो उन्होंने ये देखा ही होगा। अकाउंट इज दिस सॉर्ट ऑफ थिंग जिसका एक साइड जो है दैट इज क्रेडिट एंड दूसरा साइड इज डेबिट। ओके, तो हम कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स एन अकाउंट। तो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट is called debit side, right hand side of the account is called credit side. Okay, now what is debit and credit? We'll learn this in detail when we learn the accounting concepts. Okay, now coming on to the next point, that is capital. Capital क्या होता है? वो amount जो कि एक ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो ये अमाउंट वो कैश में भी कर सकता है या कोई एसेट फॉर्म में भी कर सकता है। मान लीजिए वो अपनी गाड़ी ले आता है बिजनेस में, मान लीजिए वो उसके पास में पहले से कोई ट्रक है, तो वो ट्रक ले आता है बिजनेस में, तो उसको भी हम कैपिटल में कंसीडर करते हैं। ठीक है, बट ये तो हुआ कैपिटल जो वो लेके आया। मान लीजिए इसमें से वो कुछ लेके जाता है अपने बिजनेस में से। ओके, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। जैसे कि मान लीजिए उसने 1 लाख रुपया लेके आया, ठीक है, तो हम इसको कैपिटल कहेंगे। बट उसने अगले महीने 50,000 रुपए निकाल दिए, उसे हम ड्रॉइंग्स कहेंगे। ठीक है, ओके, तो आई होप फ्रेंड्स अभी तक का आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सीरीज। टिल देन कीप liking the channel, keep subscribing.
and do share it with your friends. And if you have any of the doubts, then you can write it down in the comment section below. But do press the bell icon so that you can get the notifications whenever I post any new video. Thank you.